बच्चों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बोसवाला /फिजिक्स वाला। तो मैं हूं आपकी अपनी पल्लवी मैम और आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम कंप्लीट करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि भाई हिस्ट्री से काफी ज्यादा दूर का रिश्ता नाता हो चुका है, तो डोंट वरी प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के बाद आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। तो जल्दी से बने रहिए इस वीडियो में और एंड तक जरूर देखेगा ताकि आप कंप्लीट चैप्टर वन शॉट में कवर कर सको, क्योंकि ये आपका वन शॉट नहीं, ये है आपका गन शॉट। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का। जल्दी से इसको शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सिर्फ एनसीईआरटीज ही करने हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देखो, टॉपिक्स की अगर हम बात करें कि इस वीडियो में हम मैम कौन से टॉपिक्स करेंगे, तो सबसे पहले आप यहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन को प्यारे बच्चों डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद मैम हम क्या करेंगे, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा एज ऑफ रेवोल्यूशन, जिसका टाइम पीरियड होगा 1830 से लेकर 1848। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है यूनिफिकेशन, ठीक है, जिसमें आपका जर्मनी, इटली, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, एंड फाइनली आपका टॉपिक होगा विजुअलाइजिंग नेशन एंड एट द एंड इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। प्यारे बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन दे दूं इस पूरे के पूरे टॉपिक्स का, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि जैसे ही चैप्टर शुरू होता है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू होता है। कैसे? जैसे कि आप सभी बच्चों को यह पता है कि सबसे पहली बार नेशनलिज्म की वेव या नेशनलिज्म की स्पार्क कौन से देश से आई थी, वो है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमने यहां से क्या चीजें सीखी, वो टॉपिक आप इसमें पढ़ते हो, द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। क्या क्या चीजें आउटकम थी, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसके बाद आपका ये वाला टॉपिक एकदम ऐसे झटपट आपकी उंगलियों पे आपको याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज योर मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखो, जैसे ही नया देश है ना, नया एक ऐसा सोसाइटी बनने की जहां पर बात होती है प्यारे बच्चों, वहां पर कुछ अलग अलग सेक्ट के लोग जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सिमिलरली यहां पर भी सेम चीज हुई, ठीक है। जो पुरानी सोच के लोग थे वो थे कंजर्वेटिव्स। कौन थे भाई? वो थे कंजर्वेटिव्स। और जो न्यू आइडियोलॉजी के लोग थे वो थे लिबरल्स, ठीक है ना, उनको बोला जाता था लिबरल्स। अब देखो, लिबरल्स हमारे पास क्या लाएंगे, इनकी आइडियोलॉजी होगी लिबरलिज्म, और जो कंजर्वेटिव्स थे इनकी सोच होगी कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म एंड लिबरलिज्म, अब दो अलग अलग सोच के यहां पर जब है ग्रुप्स आए तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में तो भाई बहुत ज्यादा तनाव हो जाएगा, है ना। ये दोनों ग्रुप्स आपस में बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे। यानी कि क्या होगा, देखो, दो तलवारें अगर कहीं पे होंगी तो दोनों आपस में टकराएंगे। सिमिलरली यहां पर भी क्या बताया गया है कि कंजर्वेटिव चाहते थे कि उनके अकॉर्डिंग चीजें चले, लिबरल्स चाहते थे कि उनके अकॉर्डिंग चीजें चले। ये चेंज चाहते थे, वो चेंज नहीं चाहते थे, तो इनके बीच में होगा क्लैश, घमासान युद्ध, और आएगा उससे रेवोल्यूशन। तो जैसे कि आपको अगला टॉपिक देखने को मिल रहा होगा एज ऑफ रेवोल्यूशन, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसमें आप अलग अलग तरीके के रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। 1848 का रिवॉल्ट आप लोग पढ़ोगे, लिख देती हूं मैं, 1848 का आप रिवॉल्ट पढ़ोगे। सिलीसिया रिवॉल्ट आप लोग पढ़ोगे, जो वीवर्स का रिवॉल्ट था, इसमें ये सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है। एंड फाइनली हम देखेंगे कि एक रेवोल्यूशन या युद्ध जब हुआ तो लड़ाई के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट तो आता है ना, तो रिजल्ट यहां पर क्या था, यूनिफिकेशन। इस लड़ाई के बाद यूनिफिकेशन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बनता है। तो यूनिफिकेशन सबसे पहले हम जर्मनी का पढ़ेंगे, इटली का पढ़ेंगे, एंड तीसरा आपका ब्रिटेन का है, जिसका नाम थोड़ा ट्रिकी दिया है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, बट ये भी आपका यूनिफिकेशन ही है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका विजुअलाइजिंग नेशन की किस तरीके से लोगों ने अपने देश के प्रति क्या भावनाएं रखी थी, और वहां पर ही आप पढ़ेंगे कि भाई नेशनलिज्म जब पीक पे पहुंच जाए और इस लेवल तक आ जाए कि आप अपने देश से ही खाली प्यार कर रहे हैं और दूसरे देश से आप नफरत कर रहे हैं, तब यहां पर राइज होता है इंपीरियलिज्म का, ठीक है ना, इंपीरियलिज्म का। और इंपीरियलिज्म के बढ़ते ही यहां पर क्या आ जाता है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो है वो राइज हो जाते हैं। तो ये था आपका ब्रीफ जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अब जल्दी से इसको शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो प्यारे बच्चों,
यहां पर आपको फ्री नोट्स जो है वो जरूर से मिल जाएंगे इस चैप्टर के। कहां पर मिलेंगे आपको? PW की ऐप पे जल्दी से जाकर आपको डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको इस पूरे कंप्लीट चैप्टर के नोट्स मिलने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले एक मंत्रा, वो क्या है कि प्यारे बच्चों, आज जितना आप रिवाइज करोगे कल उतनी ही ज्यादा स्माइल करोगे। तो पूरी वीडियो जरूर देखना और अपने कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से क्लियर करना। अब जैसा कि आप सभी बच्चों को भी पता है कि भाई जैसे ही आपका चैप्टर शुरू होता है तो एक ये वाली ना इमेज आपको देखने को मिलती है। ये इमेज क्या है? ये इमेज क्या है भाई? वैसे तो जेके बॉस अपने पेपर में इस इमेज के बारे में नहीं पूछता है, बट बेसिकली ये इमेज हमारे पास किसने बनाई थी? एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाई थी। ठीक है, अब ये जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे इनका नाम था फ्रेडरिक सोरियू। क्या नाम था? फ्रेडरिक सोरियू। उन्होंने सीरीज बनाई थी पेंटिंग्स की, यानी कि सिर्फ एक ये तस्वीर नहीं बल्कि 4 उन्होंने अलग अलग पेंटिंग्स बनाई थी। 4 में से एक पेंटिंग को यहां पर दिखाया गया है। और ये पेंटिंग्स उन्होंने कब बनाई थी? 1848 में प्यारे बच्चों बनाई थी। ठीक है ना। अब बताया क्या गया है कि जो फ्रेडरिक सोरियू है, ठीक है, वो उन्होंने एक ऐसा सपना देखा था। क्या देखा था? उन्होंने एक ऐसा सपना देखा था, और जिस सपने में हमारे पास बात की गई थी कि सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर सोशलिज्म की वेव बहुत पीक पे थी। ठीक है, कैपिटलिस्ट बहुत नीचे था और सोशलिज्म की भावना सबसे ऊपर थी। अब सोशलिज्म एक ऐसी भावना है जहां पर सब लोग मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज को गिव अप करके एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप मुझे बताओ, क्या अभी भी ऐसी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। तो क्या उस टाइम पीरियड में जो इन्होंने सपना देखा था वो कभी पूरा हुआ? आज तक वो सपना पूरा नहीं हुआ है। इसी तरीके की एक स्टेट जो इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ही विजुअलाइज्ड हिज ड्रीम्स दैट इज अ वर्ल्ड ऑफ सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। इन्होंने सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स की एक इमेज बनाई थी। ठीक है, बट ये क्या था? विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। मेरे सभी बच्चों को पता है कि भाई फ्रेडरिक सोरियू ने जो इमेज बनाई थी वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती थी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूटोपियन विजन। किसके नाम से जाना गया इसको? यूटोपियन विजन के नाम से जाना गया। यूटोपियन मतलब कि एक ऐसी स्टेट जो इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास यूटोपियन विजन। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं। अब इस इमेज के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखेगा। इसके सामने से एक बहुत ही लंबी लाइन जो है लोगों की जा रही है, जिसके हाथ में अपने अपने स्पेसिफिक देशों का क्या है? झंडा है, फ्लैग है। अगर आप इन लोगों के सामने देखोगे तो आपको यहां पर मोनार्क्स के क्या दिखेंगे? निशान दिखेंगे। यानी कि आपको सामने ऐसी अथॉरिटी का सिंबल्स जो है वो नजर आएंगे जो हमारे पास पीक में रूल किया करते थे। यानी कि आपको राजा महाराजा इन सब के निशान यहां पे दिखेंगे जो कि कचरे की तरह सामने पड़े। अब बताओ कचरे में कौन सी चीज पड़ी होती है भाई जिसकी हमें जरूरत नहीं है? तो इन लोगों ने यहाँ पर क्या दर्शाया? इस इमेज में यही बताया गया है कि लोग हमारे पास नेशन स्टेट को अचीव करने की तरफ चलते जा रहे हैं। वो हमारे पास एकजुट यूनाइट होने की तरफ जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग है। और जो यहाँ पर नीचे सामने पड़ा है ये दिखाता है एंड ऑफ मोनार्की। क्या दिखा रहा है? कि जो राजा का रूल था वो यहां पर अब खत्म होता हुआ दिखाया गया है। अब यहां पर सामने जो है इमेज में ये भी दिखाया गया है कि सामने से जो प्रीस्ट है और उसके साथ में जो एंजल्स हैं वो लोगों को ब्लेसिंग्स जो है वो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करोगे तो एक हाथ में उनका चार्टर है, दूसरे हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। यानी कि नई सुबह, नई सोच, नई बिगनिंग्स यहां से जो है प्यारे बच्चा होते हुई नजर आती है। अब है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे पास क्या था प्यारे बच्चों? फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आप बात करो कि सबसे पहला जो हमारे पास रिवॉल्ट था वो फ्रांस में हुआ था।
है ना। सबसे पहले जो वेव थी नेशनलिज्म की वो फ्रांस से आई थी, और फ्रांस में उस टाइम पीरियड में कौन रूल कर रहा था प्यारे बच्चों? मोनार्क रूल कर रहा था, मोनार्की यहां पर एग्जिस्ट करती थी, और राजा का नाम था किंग लुइस 16। ठीक है, क्या नाम था राजा का? किंग लुइस 16 इनका नाम था। ठीक है, अब लुइस 16 ने यहाँ पर क्या किया? पहले तो वो खुद से राज किया करते थे, अच्छे से अपना राज्य संभाल नहीं पाए, और यहाँ पर इवेंचुअली रिवॉल्ट आने के बाद लोगों ने क्या फॉर्म कर दी थी? लोगों ने यहाँ पर पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई, ये बन गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड इवेंचुअली थोड़ी देर के ही बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से यहां पर क्या बना दिया गया था? रिपब्लिक बना दिया गया था। ठीक है, मतलब रिपब्लिक में हमने क्या देखा कि जो पहले पावर्स आपके राजा के पास थी, यानी कि जो पहले पावर्स आपके मोनार्क के पास थी, अब वो रिपब्लिक के पास चली गई है। देयर वाज अ शिफ्ट इन द पावर्स। ठीक है, यहां पर हमें क्या दिखा? शिफ्ट इन द पावर्स। ठीक है, शिफ्ट इन द पावर्स हमें होता हुआ दिखा। ठीक है, अब ये जो शिफ्ट हमारे पास होता हुआ दिखा, यहां से जो पावर्स थी वो राजा के हाथों से निकल के लोगों के हाथों में चली गई, और इसी के पूरे पावर कन्वर्जन को क्या बोला जाता है? इसको नाम दिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, जो कब हमारे पास शुरू हुआ था? 1789 इसका टाइम पीरियड था। ठीक है ना, तो याद रखना कि जब मोनार्की से हमारी पावर्स कहां चली गई? रिपब्लिक, यानी कि लोगों के हाथों में चली गई फ्रांस में, तब कहा गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया है। और यह पहला ऐसा नेशनलिज्म था, यह पहला ऐसा नेशन था जहां से नेशनलिज्म की वेव जो है पूरी दुनिया में स्प्रेड हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखो क्या बताया गया, यहां पर भी सेम बताया गया। रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था। ठीक है, अब यहां पर आपको बेसिकली देखना क्या है कि हमारे पास भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने के बाद बहुत सारी चेंजेस हुई आसपास के देशों में भी। क्या हुआ? आसपास के देश में भी बहुत सारी चेंजेस हुई। जो मोनार्क्स थे, अब उनके खिलाफ रिवॉल्ट जो है वो पीक पे आ चुके थे, यानी कि जो लोग थे अब वो अवेयर हो चुके थे उनके राइट्स के बारे में। यहां पर अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि जो हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसके आउटकम्स क्या थे, तो प्यारे बच्चों इन सभी चेंजेस को हम एक ट्रिक के थ्रू जो है वो याद रख सकते हैं। और ट्रिक क्या है हमारे पास? ट्रिक का नाम है फैक्टल, FECTIL। ठीक है ना, तो फैक्टल से हमें इसको याद रखना है। F से आपका फैक्टल है, इट स्टैंड्स फॉर फ्लैग। ठीक है, F से क्या आता है? आपका फ्लैग आता है। थोड़ा सा अगर मैं इसको आगे लिख दूं यहां पर, ठीक है, तो F से आपका क्या आता है प्यारे बच्चों? फ्लैग आता है। तो क्या बताया गया कि भाई न्यू फ्लैग यहां पर जो है वो लाया गया था, जो कि ट्राई कलर था। ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग इन्होंने लाया था, और जो पुराना स्टैंडर्ड फ्लैग था, रॉयल फ्लैग था, उसको हटा दिया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका आता है ई से है आपका स्टेट्स जनरल। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया गया है कि भाई जो हमारे पास स्टेट्स जनरल है उसको इलेक्ट किया गया था, एक बॉडी बनाई गई थी स्टेट जनरल की। ठीक है, और इस स्टेट बॉडी, ये जो हमारे पास स्टेट की बॉडी थी, स्टेट जनरल की जो बॉडी थी, ये हमारे पास किसने बनाई थी? यहां पर वोटिंग की गई थी, और वोट्स किसने किए थे? यहां पर एक्टिव सिटीजन्स ने वोट जो है वो करे थे। और अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की, फ्रांस की बात करोगे तो वोटिंग राइट सबके पास नहीं थे। यहां पर वोटिंग राइट, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, एक्टिव सिटीजन्स को दिए गए थे। एक्टिव सिटीजन्स यानी ऐसे नागरिक जिनके पास वोट देने का अधिकार हुआ करता था। और यहां पर जो क्राइटेरिया रखा गया था कि कौन से हमारे पास एक्टिव सिटीजन्स होंगे, तो वहां पर क्राइटेरिया बताया गया कि जो भी सबसे पहले मेन, यानी कि जो मेल फिगर होगा, जो मेल मेंबर्स होंगे, उनको ही वोटिंग राइट दिया गया है। तो यहां से इवेंचुअली हमें यह चीज पता चल गई कि भाई विमेन्स को वोटिंग राइट नहीं मिले, बच्चों को वोटिंग राइट नहीं मिले। अब खास क्या है, ऐसे भी कुछ मेल्स थे जिनको वोटिंग राइट नहीं दिए थे। कौन? यहां पर बताया एज, अबाउ द एज ऑफ 25 years एंड स्पेसिफिकली ही मस्ट बी अ टैक्स पेयर, मतलब कि वो टैक्स भरता हुआ आदमी होना चाहिए, तब जाकर उसको वोटिंग राइट मिलेगा और वो एक्टिव सिटीजन कहलाएगा। अब टैक्स किसके बराबर? क्या वो थोड़ा सा टैक्स दे रहे तो मान जाएंगे? नहीं, तो यहां पर टैक्स बराबर होना चाहिए। जितने 3 दिन में एक मजदूर कमाई करता है, उतना अगर टैक्स कोई बंदा पे कर रहा है तो वो एक्टिव सिटीजन में प्यारे बच्चा हमारे पास काउंट किया जाता है। ठीक है, अब बाद में इसे स्टेट जनरल को नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? नेशनल असेंबली इसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट सी, और सी से क्या है? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे आप सी से लिख सकते हो कि सेंट्रलाइज्ड
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज अडॉप्टेड। ठीक है, मतलब जो भी अब मैनेज करने का सिस्टम था, रूल शासन करने का सिस्टम था, वो सेंट्रलाइज कर दिया गया था। ठीक है ना। फिर टी से आपके पास आता है द आइडियाज। आइडिया यहां पर दो तरीके के, टी से हमारे पास आते हैं द आइडियाज। ठीक है, और आइडियाज की जब इन्होंने बात की तो दो आइडियाज के बारे में बताया। सबसे पहला है ला पेत्रे और दूसरा है ली सिटोयन। ठीक है, ला पेत्रे एंड ली सिटोयन। तो ला पेत्रे मतलब फादरलैंड, ली सिटोयन मतलब उसके सिटीजन। तो बोला गया है कि यहां पर ये लोग जो है हमारे पास ये फादरलैंड, जैसे हम कहते हैं भारत मदरलैंड। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने फ्रांस को क्या बोला, फादरलैंड बोला। और बोला गया कि जो यहां पर सिटीजन्स रहते हैं ये लोग मिलकर क्या करते हैं, यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स, बराबर के राइट्स यहां पर ये लोग मिलके एंजॉय कर रहे हैं। आई से आपका जो आउटकम है दैट इज योर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश्ड, यानी कि जितनी भी ट्रेड के बीच में बाधाएं थी, है ना, अंदर ही जो इंटरनल, एक सेकेंड, जो यहां पर प्यारे बच्चों इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी उनको क्या करा दिया गया था, अबॉलिश करा दिया था, मतलब कि खत्म करा दिया गया था। तो क्या बोला कि भाई जितने भी टैक्स यहां पर इनसे पे करवाए जा रहे थे उन सभी टैक्स को पे करने से मना कर दिया, और यहां पे एक जो ट्रेड बैरियर लगाया गया था वो इन्होंने फुलफिल कर दिया, यानी कि अब रोका नहीं जा रहा था, कोई रुकावट नहीं है आपको ट्रेड में, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आपका बिजनेस भी फ्लोरिश होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी यहां पर होगी। कब, फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद। ठीक है, एंड लास्ट आपका जो एल है, एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, और इन्होंने फ्रेंच को अपनी कॉमन लैंग्वेज चुन ली थी, तो एल से आपका आ जाएगा लैंग्वेज। तो ये सारे आउटकम्स आपके क्या है, देखो जब आप एक कॉमन लैंग्वेज चुन लोगे तो कॉमन लैंग्वेज से लोग एक दूसरे से जो है वो क्या फील करेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे प्यारे बच्चों, जुड़ा हुआ फील करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच्ड फील करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बताया गया, जैसे कि मैंने आपको बोला फैक्टिल, जब आप यहां पे इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यहां पर आपसे जो भी चीजें पूछी जाएंगी इस टॉपिक से बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इतनी ही याद रखोगे तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप देखो फ्रांस में रेवोल्यूशन आ चुका है, ठीक है, और नेशनलिज्म यहां पर बहुत ज्यादा पीक में अब आ चुका है। लोगों के बीच में अब जो है हमारे पास एक बेचारेपन की फीलिंग नहीं थी, बल्कि एक रेवोल्यूशन की फीलिंग थी, नेशनलिज्म की फीलिंग थी, बदलाव की फीलिंग थी। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या देखा कि ये चीज याद रखना, मैं आपको वापस से एक बार यहां पे दिखाती हूं कि जैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था और लोगों ने क्या किया था, रिपब्लिक, यहां पर रिपब्लिक को पावर दे दी थी, तो यहां पर ना एक और चीज बहुत ही बेहतरीन हुई थी, बेहतरीन नहीं थी, मैं ये कह सकती हूँ कि मिसफॉर्च्यून था। वो क्या था कि रिपब्लिक के बाद यहां पर ना मिसमैनेज रहा बहुत ज्यादा, मिसमैनेज रहा बहुत ज्यादा, और जब ये लोग जो है इस देश को चला नहीं पाए सही से, तो बाहर से लोगों का इस पे अटैक करना और भी ज्यादा इजी हो गया था। ठीक है, अब यहां पर ही हमने देखा कि नेपोलियन बोनापार्टे की एंट्री हो चुकी थी। ठीक है, कहां पर, फ्रांस में मैम। तो नेपोलियन भाई साहब यहां पर आते हैं और यहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो अपने साथ में लेकर आते हैं, और अपना रूल एस्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने सेट ऑफ गाइडलाइंस जो है वो लाई थी, सेट ऑफ रूल्स, एंड इन्होंने क्या चेंजेस की थी, ये सभी चीजें इन्होंने बताई थी अपने किसमें, कॉल्ड एज नेपोलियनिक कोड। ठीक है, नेपोलियनिक कोड जो है इन्होंने लाया था, जिसके मेरिट्स भी थे साथ में डीमेरिट्स भी थे। एंड एक और नाम से इनको जाना जाता था, इसको जाना जाता था ऑल्सो नोन एज सिविल कोड ऑफ 1804। तो 1804 का जो ये नेपोलियन ने अपने साथ में एक रेवोल्यूशन के लिए कोड लाया था, जो लॉज लाए थे। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ पर जो डेमोक्रेसी फ्रांस में स्टैब्लिश की थी, यहाँ पर जो रिपब्लिक था, इस रिपब्लिक को यहाँ से लात मारकर निकाल दिया। ठीक है, इसकी फील्डिंग सेट करके इसको यहाँ से भगा दिया, और यहाँ पर क्या लाया प्यारे बच्चों, सिविल कोड ऑफ 1804 लेकर आए, जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। ये कौन है, ये है आपके नेपोलियन भाई साहब। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि इस कोड के फीचर्स क्या थे। तो जैसे कि आपने देखा, अबॉलिशिंग ऑफ ऑल द बर्थ राइट्स एंड द प्रिविलेजेस, यहां पे इन्होंने बोला था कि जो बर्थ के बेसिस पे आपको
राइट्स दिए जा रहे हैं, बर्थ प्रिविलेजेस आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है जो मोनार्क्स थे वो टैक्स नहीं पे करते थे, है ना, उनके अपनी मर्जी से सारी चीजें चला करती थी। अब यहां पर इन्होंने बोला कि भाई अब जो है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वो बनेगा जो उसका असली हकदार होगा। ठीक है, तो क्या बोला गया कि जितने भी बर्थ राइट्स हैं उनको अबॉलिश कर दो, खत्म चीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला गया प्यारे बच्चों कि जितना यहां पर आगे बोला गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के आगे सब बराबर, सब बराबर। ठीक है, और इन्होंने क्या लाया था, सिक्योरिटी ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आपका प्रॉपर्टी का राइट है इसको लोगों के लिए और ज्यादा सिक्योर और ज्यादा मजबूत इन्होंने जो है वो किया था। ठीक है, फिर हमने देखा कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, जितनी भी ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी ना, ठीक है, मतलब जितनी भी ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, जितनी भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन थी प्यारे बच्चों, इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को इन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया, नष्ट नाबूद कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास नेपोलियन थे। अब इन्होंने साथ में ना, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे जिनकी हमने बात करी, अब इसके साथ साथ में नेपोलियन भाई साहब ने बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी की थी। तो नेगेटिव वाली चीजें क्या थी, अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो नेगेटिव में हम ये बोल सकते हैं कि भाई जहां पर हम बात करते हैं कि इन्होंने यहां पे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटाया था, वहीं पर इन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, जहां पर हमने बात करी कि इन्होंने इक्वालिटी लाई, वहीं पर इन्होंने विमेन से उनके राइट्स जो हैं वो छीन लिए थे। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि विमेन्स नॉट गिवन इक्वालिटी। ठीक है, यहां पर इन्होंने स्लेवरी को और ज्यादा प्रमोट किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था भाई, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन। तो प्यारे बच्चों, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है कि जबरदस्ती इन्होंने लोगों को आर्मी में, अपनी फौज में भर्ती करवाना चालू कर दिया था। तो लोगों को इससे बहुत चिढ़ मच रही थी, लोग कहते छे क्या आ गया यहाँ पर, हम लोगों को जबरदस्ती लेके जा रहा है अपनी आर्मी में, हम नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो ये हमारे पास नेपोलियन के आने से चीजें हुई थी। अब देखो होगा क्या, धीरे 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 टाइम के साथ चेंजेस होती चली जा रही थी। क्या हो रहा था, चेंजेस होती चली जा रही थी। हमारे पास पॉलिटिकली एज वेल एज सोशली हमारे पास क्या थे, कुछ ऐसी सोसाइटी थी, सोसाइटी में ऐसे ग्रुप थे जो ऑलरेडी डोमिनेंट थे और बहुत टाइम पीरियड तक वो डोमिनेंट ही चलते आए। ठीक है, यहां पर उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यहां पर उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। अब क्या बोला कि भाई देखो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट थे, और कौन डोमिनेंट थे, अगर मैं आपको बताऊं तो एरिस्टोक्रेट्स, यानी कि जो आपके किंग्स थे, जो आपके नोबल्स थे, वो कौन थे, यहां पर बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट थे। ठीक है, शुरू से लेकर अभी तक ये लोग बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे। तो अब जैसे यहां पर आपको पता चल गया कि हमारे पास डोमिनेंट कौन था। देखो अगर हम सोसाइटी की बात करें ना, अगर हम सोसाइटी की बात करें और सोसाइटी में अगर हम डिवीजन दिखाना चाहें तो एक डोमिनेंट होगी क्लास और दूसरी क्या होगी, रिसेसिव होगी। ये है आपकी डोमिनेंट, है ना, ये है आपके डोमिनेंट। जैसे एलील्स की बात करते हो साइंस में, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। तो यहां पर डोमिनेंट किंग था और रिसेसिव कौन थे, पीजेंट्स थे। कौन थे, पीजेंट्स थे। ठीक है, छोटे मोटे लोग, वर्किंग क्लास यहां पर रिसेसिव थी हमेशा की तरह। ठीक है, अब यहां पर क्या बताया गया कि जो पीजेंट्स थे वो मेजॉरिटी में थे अपनी पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब कि जो नंबर की अगर हम बात करें तो एरिस्टोक्रेट्स कम थे और पीजेंट्स हमारे पास बहुत ज्यादा थे। और जब हमारे पास इंग्लैंड में आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे पास आया था, और इसी के बाद एक नई सोशल क्लास जिसका नाम था वर्किंग क्लास वो सामने आई। ठीक है, अ न्यू वर्किंग क्लास इमर्ज, जिसका नाम हमने क्या रखा, मिडिल क्लास। क्या नाम दिया हमने, मिडिल क्लास। अब यही वो मिडिल क्लास है जो यहां पर चेंजेस लेकर आएगी। ठीक है, चेंजेस लेकर आएगी, नए थॉट्स लेकर आएगी, और इन्हीं को बोला जाएगा लिबरल्स। क्या बोला जाएगा, लिबरल्स बोला जाएगा। अब एक बात याद रखना कि हमारे पास ये जो नई सोशल क्लास बनी थी, मिडिल क्लास, इसके जो भी लोग थे इसमें कौन कौन था, आर्टिसंस थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका अपना काम सेटअप हुआ था, बिजनेसमैन थे। यानी कि अब जो पहले पीजेंट्स हुआ करते थे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता था करने को, जो न्यू मिडिल क्लास आएगी इसके पास बहुत ज्यादा काम करने को भी होगा। एंड एक बात याद रखना कि ये लोग हमारे पास होंगे एजुकेटेड। क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये लोग एजुकेटेड होंगे। तो आई गेस आपको ये वाला पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। शुरू से अगर मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में पहले लुईस 16 रूल किया करता था। लुईस 16 के आने के बाद वहां पर चीजें खराब हो गई, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को डिमांड किया, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सेटअप की, वो नहीं चली तो लोगों ने वहां पर रिपब्लिक लाया। रिपब्लिक आने के बाद वो ढीला पड़ गया, लोगों में खुद से फूट पड़ गया, घर के अंदर अगर भेदी होगा तो बाहर के लोग ज्यादा इजीली वहां पर अटैक कर सकते हैं। और बाहर से अटैक होता है इसी टाइम पीरियड में नेपोलियन बोनापार्टे का। नेपोलियन ने लोगों को अपनी बाटली में उतारने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें की, चेंजेस करी, मगर इसी के साथ में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी उनके थे। अब नेगेटिव इंपैक्ट्स तो हर किसी चीज के होते हैं, हर एक कॉइन के दो पहलू होते हैं प्यारे बच्चों। और यहां पर ही हमने क्या देखा कि धीरे धीरे जैसे वक्त आगे चला गया तो हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इंग्लैंड में आया, यानी कि अब काम मशीनों के द्वारा लिया जाएगा, लोगों को थोड़ा सा फ्री किया जाएगा। अब लोग इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय होने के बाद इनकम जनरेट करने लगे, अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने एजुकेशन दी। इसी वजह से लोग जो है यहाँ पर नए नए कामों में अपना आ चुके थे। ये लोग लॉयर्स थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इवन पीजेंट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो न्यू क्लास फॉर्म हुई उसका नाम हमने रखा मिडिल क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आ गया है ना? हाँ मैम आ गया है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो न्यू क्लास थी इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा गया लिबरलिज्म। ठीक है, क्या रखा भाई? एक तो यहां पर होगा क्या कि जितने भी प्रॉपर्टी ओनिंग मेन थे दे वर ओनली गिवन द राइट टू वोट और गेटिंग इलेक्टेड। अब याद करो जब मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि एफआर के बारे में बात बताई तो मैंने आपको बोला था वहां पर वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को दिए गए थे। किसको? एक्टिव सिटीजन्स को दिए गए थे। अब एक्टिव सिटीजन्स यानी जो भी मेन जिनके पास जो थे 25 ईयर्स से अबव, ठीक है, 25 साल से ज्यादा उनकी एज थी, ये लोग टैक्स पेयर्स थे, टैक्स दे रहे थे। ठीक है, टैक्स दे रहे थे और साथ में कितना टैक्स? इक्वल टू 3 days वेजेस ऑफ लेबर। बट जैसे ही यहाँ पे लिबरल्स आते हैं तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। अब वोटिंग राइट एक्टिव सिटीजन्स की जगह किनको दिया गया? जिनके पास प्रॉपर्टी है, यानी कि अभी भी वुमेन्स को राइट तो नहीं मिला बट राइट किसको दिया गया है? थोड़ी सी चीजें बदल गई। और प्रॉपर्टी ओनिंग मेन, प्रॉपर्टी ओनिंग मेन है ना, यानी कि प्रॉपर्टीड मेन भी अगर मैं कहूं तो इनको यहां पर वोटिंग राइट जो है दिए गए। ठीक है, ईच एंड एवरी वुमेन प्रॉपर्टी लेस मेन वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल राइट्स। जितने भी लोग यानी कि यहां पर इनके अलावा जितने भी बिना प्रॉपर्टी के मेल थे उनको भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया। वुमेन्स के तो पास ऑलरेडी वोटिंग राइट नहीं था। अब लिबरलिज्म की अगर हम बात करें तो खुद में ही जो वर्ड लिबर है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू फ्री। ठीक है, टू फ्री। अगर इसके वर्ड में ही टू फ्री है, लिबर एक हमारे पास लैटिन वर्ड है, ठीक है, रूट लिबर, इट मींस टू बी फ्री। अब यहां पर ये लोग किसके बारे में बात करेंगे? फ्रीडम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फ्रीडम की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे। आए ना न्यू थॉट्स? ये क्या थे? ये थे यहां पर आपके न्यू थॉट्स। ठीक है ना? अब यहां पर हमने क्या देखा कि एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस, ऑटोक्रेसी, द लिबरल नेशनलिज्म वाज स्टूड अलाइव। मतलब कि यहां पर क्या दिखाया गया है कि जितने भी ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस थी, जितने भी राजा महाराजा की प्रिविलेजेस थी, इन सभी को खत्म कर दिया। और यहां पर आगे कौन बढ़ रहा था? जो लिबरल्स थे वो यहां से आगे बढ़ रहे थे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अब लिबरल्स हैं तो इनको कोई तो अपोज करने वाला होगा ना। जो पुरानी सोच के लोग थे उनका नाम था कंजर्वेटिव्स। ठीक है, वो कौन थे प्यारे बच्चों? वो है हमारे पास कंजर्वेटिव्स। अब कंजर्वेटिव्स क्या करेंगे? इन लिबरल्स को दबाने की कोशिश करेंगे, है ना, लिबरल्स को दबाने की कोशिश करेंगे। और ये चाहते थे रूल बाय मोनार्क, है ना, वापस से जो मोनार्की को यहाँ पे खत्म किया गया है और ये लोग वापस से मोनार्की को लाने की बात करेंगे। तो चलो देखो अब क्या हुआ। यहाँ पर एक चीज याद रखना, यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों? अब एक आ जाता है पॉइंट जिसका नाम है डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन, है ना, डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन आ जाता है। मतलब कि नेपोलियन के अगेंस्ट में एक अलायंस बनाई जाती है क्योंकि नेपोलियन को एक बहुत बड़ा खतरा जो है समझा जा रहा था। नेपोलियन के अगेंस्ट में अलायंस बनाई गई। ठीक है, अब यहां पर अलायंस बनाई गई। किसने बनाई अलायंस या कोलिएशन आप बोल सकते हो? बाप कंट्रीज ने अलायंस बनाई। किसने बनाई? बाप कंट्रीज ने अलायंस बनाई। तो प्यारे बच्चों बाप कंट्रीज क्या है आप कैसे याद रख सकते हो? बी से आपका क्या आता है? यहां पर बी स्टैंड्स फॉर ब्रिटेन,
A stands for Austria, R stands for Russia and P stands for Prussia. अब क्या बताया गया कि इन सभी नेशंस ने मिलके यहाँ पे डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे भाई, हम अटैक करेंगे किसके ऊपर, नेपोलियन के ऊपर. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वर्सेस नेपोलियन बोनापार्टे. अब शुरू में नेपोलियन को जब ये बात पता लगी तो उसने बहुत बड़ी अपनी नई आर्मी बनाना चालू कर दिया. यहीं पर आया फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन. नई आर्मी बनाते ही इनिशियल कुछ वॉर्स ये जीता भी, ठीक है, इनिशियल वॉर्स वॉन. बट हमने क्या देखा कि 1813 में बैटल ऑफ लिप्जिग होती है. क्या होती है? बैटल ऑफ लिप्जिग. और बैटल ऑफ लिप्जिग में ये हमारे पास हार जाता है और इसको भेज दिया जाता है कहां पर? इसको भेज दिया जाता है एल्बा. कहां भेज दिया जाता है? एल्बा, जो कि एक आइलैंड प्रिजन है. क्या है वो? प्रिजन है. अब एल्बा इसको भेज दिया. यहां पर क्या होता है? यहां से एल्बा से ये वापस आ जाते हैं. 1815 में ये वापस आते हैं, वापस से फ्रांस को रूल करते हैं फॉर 100 डेज. ठीक है, वापस से फ्रांस को रूल करते हैं और फ्रांस को रूल करने के बाद जब दोबारा से यहां पे एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ वाटरलू. तो बैटल ऑफ वाटरलू में जाकर ये यहां पे हार जाते हैं. नेपोलियन लॉस्ट. ठीक है, नेपोलियन लॉस्ट. नेपोलियन यहां पे हार जाता है और जैसे ही नेपोलियन हारता है इसको यहां से भेज दिया जाता है सेंट हेलेना. कहां भेजा जाता है इसको? सेंट हेलेना भेज दिया जाता है. इसको प्रिजन में शिफ्ट कर दिया जाता है. और प्रिजन कौन सा था? सेंट हेलेना. ठीक है, ये भी एक आइलैंड प्रिजन था. अब यहीं पर नेपोलियन रहता है कुछ साल और 6 साल के बाद वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, मर वो जाता है. ठीक है, तो यहां पर आ जाता है डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन. बताओ, अगर नेपोलियन चला गया तो आपको पता है इसी टाइम पीरियड में कौन सी नई सोच वाले लोग आ गए थे? वो थे लिबरल्स. अब लिबरल्स के अगेंस्ट में कौन हो गए? ये नेशन. और ये नेशन का अगर मैं आपको बता दूं तो ये कंजर्वेटिव्स हैं. कौन है ये? कंजर्वेटिव्स हैं. और ये चाहते हैं कि वापस से रूल हो किसके जरिए? रूल बाय मोनार्क. और कौन मोनार्क होगा? आपको पता है किसको हटाया था? बर्बन डायनेस्टी को हटाया था. तो ये वापस से बर्बन डायनेस्टी को रूल में लेकर आएंगे. तो ये पॉइंट हो गया आपका डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन. आगे देखो, कंजर्वेटिव्स आ गए कब? 1815 में. क्यों? क्योंकि यहां पर डाउनफॉल हो गया था नेपोलियन का. आई होप आप समझ पा रहे होंगे. डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन. और नेपोलियन जैसे ही मरा तो इसके बाद यहां पर 1815 में कंजर्वेटिव्स जो है वो आ चुके थे. और कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे? कि वो मोनार्की के द्वारा वापस से रूल करे. आई गेस इतना समझ आया होगा. ठीक है, अब बाप नेशंस में जितनी भी पावर्स थी वो बहुत बड़ी पावर्स थी. BARP. ठीक है, तो ये जितनी भी हमारे पास BARP बाप कंट्रीज थी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी. इन्होंने चाहा कि हम अपना अब यहाँ पर रूल चलाएं. अब इन्होंने नेपोलियन को डिफीट करने के बाद एक मीटिंग यहाँ पर रखी. और मीटिंग का मकसद क्या था? कि भाई हम आखिर आगे यूरोप को कैसे जो है वो चलाएंगे, आखिर रूल आगे कैसे होगा. यहाँ पर ये मीटिंग करते हैं वीना में. ठीक है, वीना में 1815 में एक मीटिंग करते हैं और इसी को नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वीना. क्या नाम दिया? ट्रीटी ऑफ वीना. ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वीना में ये लोग क्यों मिले थे प्यारे बच्चों? ये मिले थे ताकि ये यूरोप का भविष्य यहाँ पर डिसाइड कर सके, ये सोच सके, बैठ के डिस्कस कर सके कि अब आगे जो है चीजें हम किस तरीके से चलाएंगे. और नाम क्या रखा इसका? ट्रीटी ऑफ वीना इसका नाम रखा गया. ठीक है, अब देखो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ये जो ट्रीटी इन्होंने यहाँ पर की थी इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि पावर वाज रिस्टोर्ड बाय बर्बन डायनेस्टी. यानी कि नेपोलियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा जो फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, कंजर्वेटिव उसी डायनेस्टी को वापस से रूल में लाना चाहते थे. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये राजा के द्वारा ही रूल करवाना चाहते थे. क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिशनल और पुरानी सोच के लोग थे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बताया गया कि नेपोलियन के टाइम पीरियड में जो नेपोलियनिक वॉर्स लड़ी गई थी, नेपोलियन ने जितनी जंग लड़ी थी, फ्रांस ने अपनी टेरिटरीज उसमें गवा दी थी. ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि यहां पर ना बहुत ज्यादा कॉन्फेडरेशन, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में लूज स्टेट्स अवेलेबल थी. लगभग 100 तक इनका नंबर था. ठीक है, अब यहां पर नेपोलियन ने एक बहुत अच्छी चीज की थी. उसने क्या कर दिया था कि इनका नंबर मर्ज कर करके 39 तक लेके आया था और एक जर्मन कॉन्फेडरेशन
कॉन्फेडरेशन इसने बनाया था। 100 में से 39 का कॉन्फेडरेशन बना दिया। तो याद रखना कि इस 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन को चेंज नहीं किया गया था, जबकि ये ट्रीटी ही लाई गई थी नेपोलियन की चीजों को अंडू करने के लिए। मगर यहां पर बताया गया कि 39 स्टेट्स का जो कॉन्फेडरेशन बनाया था, इट वाज फॉर्म्ड बाय द नेपोलियन, इट वाज लेफ्ट अनटच्ड। इसको बदला नहीं गया, इसको एज इट इज रखा गया। अब बताया गया कि जो फ्रांस है, ठीक है, उसकी जो बाउंड्रीज थी, देश की एक बाउंड्री होती है ना, मतलब टेरिटरी के बाहर का जो भी एरिया है वो आपका नहीं है, उसके अंदर का जो एरिया है वो आपका है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो बाउंड्री थी, उसकी बाउंड्री को मान लो ये फ्रांस है। कौन है ये? फ्रांस है। अब फ्रांस की बाउंड्री जो थी, ये जो इसकी बाउंड्री है फ्रांस की, इसकी बाउंड्रीज पे अलग अलग देशों को प्लेस किया गया, ठीक है। बॉर्डर्स वर मेड टू प्रिवेंट फ्रांस फ्रॉम एक्सपैंडिंग अगेन इन द फ्यूचर, है ना, कि जैसे पहले नेपोलियन के आने से यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सपैंडिंग हुई, आसपास के देशों पे इसने अटैक करना शुरू कर दिया, उनको अपने अंदर मिला दिया। यहाँ पर इस चीज से रोकने के लिए इन्होंने अलग अलग स्टेट्स को इसके बॉर्डर्स पे प्लेस कर दिया, ताकि ये वापस से एक्सपैंड ना कर पाए, ये वापस से दूसरे देशों पे अपना कब्जा ना जमा पाए। यहां तक चीजें आपको समझ में? इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया है कि अब यहां पर जब कंजर्वेटिव्स, देखो सिंपल सी बात बताओ, ये समझना, एक है आपके कंजर्वेटिव्स, इनका झगड़ा चल रहा है किसके साथ? लिबरल्स के साथ, ठीक है। इनकी लड़ाई चल रही है, तो इनकी लड़ाई का कुछ तो असर होगा ना, कुछ तो इनका रिजल्ट होगा। तो इसकी लड़ाई से क्या होगा? लड़ाई, इसी को बोला रेवोल्यूशंस होंगे, रिवॉल्ट होंगे, रेवोल्यूशंस, रिवॉल्ट्स, ठीक है। इसी को बोला गया आपका अगला टॉपिक, एज ऑफ रेवोल्यूशन। क्या बोला गया? एज ऑफ रेवोल्यूशन, जिसका टाइम पीरियड क्या था? एज ऑफ रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था 1830 से लेकर 1848, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। 30 से लेकर 48 का ये टाइम पीरियड था। अब यहां पर हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे, लिबरल्स क्या चाहते थे। अब देखो, लिबरल्स पहले आए थे, फिर कंजर्वेटिव्स आ गए ट्रीटी ऑफ वीना के बाद, और उन्होंने आगे का फ्यूचर डिसाइड किया कि हम बर्बन्स को वापस से पावर में लाएंगे। अब लिबरल्स यहाँ पे फिर से क्या करेंगे? इनको दबा दिया गया था, इनकी आवाज को एकदम से शट करवा दिया गया था, शांत करवा दिया गया था। मगर अब लिबरल्स वापस से एक्टिव जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। और कैसे होंगे? छुप छुप के, अंडरग्राउंड। अगर हम देखें तो उसी लेवल पर ये अपना काम कर रहे थे, रॉ एजेंट्स की तरह, ठीक है। अब यहां पर जब ये काम कर रहे थे तो इनको दबाया जाने लग गया होगा, फिर उन्होंने वापस से छुप छुप के काम करना शुरू किया। इन्होंने यहां पर सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दी। क्या बनाई? सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दी। और इनका जो नाम था, इनका नाम पड़ गया रेवोल्यूशनरीज। क्या नाम पड़ गया? अब लिबरल्स इनका नाम बदल गया, रेवोल्यूशनरीज इनका नाम पड़ गया। और सबसे प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी यहां पर जो सामने आए, उनका नाम था गॉसिपी मजनी। क्या नाम था? गॉसिपी मजनी उनका नाम था। आई होप यहां तक आपको समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। रेवोल्यूशनरीज आ गए, कैसे आए समझा दिया मैंने आपको। तो जो गॉसिपी मजनी था, इनका जन्म जिनोवा में हुआ था 1807 में, ठीक है। 1807 में इनका बर्थ हुआ था। कहीं जगहें बताती है 1805, बट आपकी बुक बताती है 1807। तो आपको 1807 जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या बताया कि ये बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर थे। क्या थे? सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर थे। और सबसे पहली बार ये किसके मेंबर बने थे? ऑफ कार्बोनरी, ठीक है, ऑफ कार्बोनरी के ये मेंबर बने थे इनिशियली, सबसे पहले कार्बोनरी के मेंबर बने थे। और ही इस्टेब्लिश 2 सीक्रेट सोसाइटीज। बाद में इन्होंने 2 और सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि इनको रेवोल्यूशन करने के लिए इन्होंने लिगुरिया में एक रेवोल्यूशन लाया था, ठीक है, अपनी आवाज उठाई थी और इनकी आवाज को वहां पे दबा दिया गया था। फिर बाद में छुप छुप के इन्होंने 2 अलग से सीक्रेट सोसाइटीज, क्यों भाई? दबीदा नहीं होता, दबाईदा होता है। तो यहां पर भी इन्होंने क्या किया? 2 और सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म किया। एक का नाम था यंग यूरोप इन बर्ने, इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, एंड यंग इटली इन मार्सेल। तो इनके नाम याद रखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एमसीक्यूज यहां से पूछे जाते हैं। अब यहां पर इसका मकसद क्या था? गॉसिपी मजनी आखिर करना क्या चाहता था? ही वांटेड टू यूनिफाई इटली। ये इटली को क्या करना चाहता था? एकजुट लाना चाहता था, एक रिपब्लिक वहां पर बनाना चाहता था, और जितने भी ऑटोक्रेट्स वहां पे रूल कर रहे हैं उनको वहां से भगाना चाहता था। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी।
अब नेक्स्ट आपके पास एक स्पेसिफिक जो है टॉपिक दिखाया गया है, स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज इन जम्मू एंड कश्मीर। इसी टाइम पीरियड में आखिर जम्मू एंड कश्मीर में क्या चीजें चल रही थी उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, है ना। अब यहां से क्या क्या चीजें बताई गई हैं, चलो जल्दी जल्दी से उसको देखते हैं। देखो, मजनी और जो गैरिबल्डी, गॉसिपी गैरिबल्डी और गॉसिपी मजनी दोनों ही रेवोल्यूशनरीज थे। इनका इन्फ्लुएंस हमारे पास बहुत ज्यादा जो है जम्मू एंड कश्मीर पे भी पड़ा। इंडियन नेशनलिस्ट की अगर हम बात करें तो सावरकर, औरबिंदो, ठीक है, औरबिंदो घोष थे जिनका नाम था, ठीक है। तो इन्होंने भी सीक्रेट सोसाइटीज यहाँ पर फॉर्म की थी, अनुशीलन समिति 1902 में, और युगांतर पार्टी इन्होंने बनाई थी 1906 में। अब जम्मू एंड कश्मीर पे क्या इंपैक्ट था, स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज, है ना। रेवोल्यूशनरी आइडियाज फैल गए थे आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, है ना। तो देखो ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या था जब यहां पर ये पार्टीशन हुआ था बंगाल का, तो ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स था उसका वो देखते हैं। तो ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या था कि सर्विलेंस एंड रिस्ट्रिक्टेड बंगाली एंट्री, ये नहीं चाहते थे कि बंगाल से जो भी लोग भाग रहे हैं वो आकर जम्मू एंड कश्मीर में क्या ले लें, अपनी पनाह ले लें। तो इस चीज से बचने के लिए इन्होंने ऑर्डर किया था किसको, महाराजा प्रताप सिंह को। इनको बोला था कि प्लीज इन रिफ्यूजीज को आप अपने एरिया में आने मत देना, और इन्होंने सक्सेसफुली इनको रोका। और यही चीज हमारे पास स्प्रेड होती है, स्टिल स्प्रेड। पंजाबी न्यूज़पेपर जो है हमारे पास बनाया गया था 1907 में लाहौर से, इसने बहुत ज्यादा जो यूथ था, है ना, जो न्यू जनरेशन थी उसको इन्फ्लुएंस किया। आगे देखो, अब आता है आपका एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेकर 1848। अब इस टाइम पीरियड में अगर मैं आपको बताऊं कि जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बर्बन डायनेस्टी को वापस से रूल में लाया था। अब यहां पर क्या बताया गया कि जो बर्बन किंग्स थे उनको फेंक दिया गया था, ठीक है, वर ओवरथ्रोन टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन जुलाई 1830। यानी कि बर्बन डायनेस्टी की अब एक न चलने दी, और क्या बोला कि तुम्हारे ऊपर हेड कौन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। तुम जो भी चीजें करोगे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करोगे। तो यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कर दी गई, कब, 1830 में, ठीक है ना। अब देखो यहीं पे जब सारे के सारे देश अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो है जगह के बारे में बात की गई जिसका नाम था ग्रीस। ग्रीस भी अपनी जंग जो है वो लड़ रहा था, ठीक है। इसने भी इन्फ्लुएंस जो है बाकी सारे देशों से होकर अपनी स्ट्रगल शुरू की। और अगर हम बात करें उस टाइम पीरियड के ग्रीस की, तो वो हिस्सा था ऑटोमन एम्पायर का। किसका, ऑटोमन एम्पायर, जो कि एक मुस्लिम एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। अब यहां पे क्या देखा हमने कि ग्रीस ने अपनी पूरी की पूरी जंग लड़ी और इसको डिक्लेयर कर दिया गया एक इंडिपेंडेंट नेशन, है ना, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। और एक ट्रीटी जो है की गई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, 1832 में इसको साइन किया गया था। और इस ट्रीटी के बाद हमारे पास जो ग्रीस है इसको एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। इसके पूरे इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में बहुत सारे बाकी देशों ने यहां पर इनका साथ दिया था। क्यों, क्योंकि यहां पर माना गया कि जो ग्रीस है दैट इज क्रैडल ऑफ ऑल द सिविलाइजेशंस, कि जितनी भी सभ्यताएं हैं सबसे प्रोमिनेंट ग्रीस है, और ग्रीस से ही बाकी सारी सभ्यताएं बाहर आई हैं। तो सबने इसको सपोर्ट किया। एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोएट का यहां पर जिक्र किया गया है जिसका नाम था लॉर्ड बायरन। क्या नाम था इसका, इसका नाम था पोएट का लॉर्ड बायरन। इन्होंने बहुत ज्यादा फंड्स जो है वो इकट्ठे किए थे, ये जंग लड़ना चाहते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली जंग से पहले ही बुखार के कारण इनकी मृत्यु होगी और ये स्वर्गवास हो चुके, ठीक है। तो ये हमने यहां पर पढ़ लिया, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से ग्रीस को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया। नेशनल फीलिंग वाज द मेन फोकस एरिया। ये क्या चाहते थे कि भाई लोगों के मन में भाईचारा, अपने देश के प्रति प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। और नेक्स्ट क्या बोला कि जर्मन फिलोसोफर हमारे पास थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्रिड। इन्होंने डिस्कवर किया क्या कि जो कल्चर है इन कॉमन पीपल थ्रू म्यूजिक, डांस एंड फोक पोएट्री, और इसी को टॉपिक दिया गया था आपका रोमांटिसिज्म, ठीक है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आदमी थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्रिड, इन्होंने बोला कि भाई आपका जो कल्चर है वो आपको एक दूसरे से बांधे रख सकता है। जैसे अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के स्पेसिफिक कल्चर की बात करें, कश्मीर के स्पेसिफिक फोक डांस, फोक म्यूजिक की बात करें, वैसे ही अगर हम जम्मू की बात करें तो ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारी सभ्यता ही हमको एक दूसरे से बांधे रखती है, जोड़े रखती है, ठीक है। हमारा कल्चर जो है एक कनेक्टिंग लिंक साबित हो सकता है, ठीक है।
देखो यहां पर भी नेक्स्ट आपका यही पॉइंट है कि ट्रेडिशन एंड फोक टेल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो ट्रेडिशंस थे वो एकदम बहुत ही ज्यादा पीक पे थे, ऑन पॉइंट थे, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात जो है प्रोमिनेंट बताई गई है, वो क्या थी कि कथासरित सागर जो है, जो 11th सेंचुरी में लिखी गई थी सोमदेव के द्वारा। सोमदेव कौन थे हमारे पास, वो कोर्ट पोएट थे, किसके, राजा अनंत देव के। तो उस टाइम पीरियड में इन्होंने क्या बनाई थी प्यारे बच्चों, कथा सरित सागर को लिखा था। और यहाँ पर बहुत सारी कहानियां थी, लोकल कहानियां थी, किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की, जिसमें हमारे पास जो उस टाइम पीरियड की सोसाइटी थी, हिस्ट्री थी, उस सब के बारे में बताया था। यहां पर एक और चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी, वो है स्टोरी टेलिंग एंड परफॉर्मेंसेस, है ना। मतलब कि कहानियां बहुत फेमस है और साथ में बताया गया है कि भाई जो यहाँ की परफॉर्मेंसेस है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूजिक हो, वो बहुत ज्यादा फेमस है। कश्मीर की बात करें तो दास्तान गो, लाड़ी शाह, बांड पाथर, ठीक है। और जम्मू की बात करें तो क्या है, बख्तियन, ठीक है, कारक और आपका भाक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप देखो तो ये आप नाम याद रख सकते हो, यही नाम आपको यहां से ज्यादातर पूछे जाएंगे। 19th सेंचुरी में हमारे पास एक आदमी थे जिनका नाम था J.H. नोल्स। तो J.H. नोल्स कौन थे, ब्रिटिश मिशनरी थे, है ना, ब्रिटिश मिशनरी थे। ये हमारे पास लोगों को अपने धर्म के बारे में बताते रहते थे। और जब ये कश्मीर आए तो यहाँ की कल्चर को देख के ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए और इन्होंने यहाँ से बहुत सारी कहानियां कश्मीर की कलेक्ट करके ये अपने साथ लेकर गए थे। अब देखो इस ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस क्या थी, इंपॉर्टेंस ये थी कि इससे हमें एक झलक देखने को मिलती है कि उस टाइम पीरियड में जब हम नहीं थे खुद, तो तब सोशल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक लाइफ लोगों की कैसी थी। यहां पे हमने देखा कि ह्यूमन आर्काइव ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, पिछले जो हमारे ट्रेडिशन थे वो किस तरीके के थे। हमने देखा कि टाइम और ऑडियंसेस कैसे कनेक्ट हो पाई थी, ठीक है। एंड शेप्ड आइडेंटिटी ऑफ द रीजन एज द यूनिक लैंडस्केप। हर एक जगह का अपना जो कल्चर था, जो पास्ट का उसका कल्चर था, वो एक हेरिटेज है, वो एक हीरोइक पास्ट है और वो उसको क्या देता है, एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, एज इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बताया, नेक्स्ट आपका टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, ठीक है। जब इस टॉपिक की आप बात करते हो प्यारे बच्चों, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यार क्राइसिस का बहुत ज्यादा टाइम पीरियड आ रहा था ना, पता चल रहा है कि रूल कौन कर रहा है, इतने ज्यादा मार काट, लड़ाई जो है, सब चीजें चल रही हैं। तो इस टाइम पीरियड में लोगों को काम करने का नहीं था, है ना, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, जॉब्स नहीं थी तो मतलब पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो मतलब ग्रेन नहीं आएगा, ग्रेन नहीं होगा तो मतलब पेट में कुछ नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से रिवॉल्ट और भी ज्यादा बढ़ गया था। देखो हुआ क्या यहाँ पर कि देयर वर वेरी लेस जॉब एंड मोर पीपल, यानी कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई बट जॉब्स उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं थी। ड्यू टू राइज इन फूड कॉस्ट एंड बैड हार्वेस्टिंग, वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म। देखो पॉपुलिज्म मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है रिवॉल्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। क्यों, क्योंकि खाना महंगा हो गया था और इवन उसी टाइम पीरियड में जो ग्रोथ थी हमारे पास, जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि आपके पास बैड वेदर, फेमाइन, इन सब की वजह से वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। यहीं पर इसी टॉपिक में एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है सिलीसिया वीवर्स। क्या नाम है, सिलीसिया वीवर्स इन 1845, ठीक है। ये क्या था, ये बहुत ज्यादा खास रिवॉल्ट था जो कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट किया था इसी टाइम पीरियड में, ठीक है। अब 1845 में जितने भी वीवर्स थे, वीवर्स जो हाथ का काम किया करते थे, है ना, बुनाई का काम किया करते थे, इन वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया। क्यों, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो इनको बहुत ही कम तनख्वाह देते थे। और 4 जून को क्या हुआ बच्चों, ऑन 4th जून दे मार्च टू अ कॉन्ट्रैक्टर्स हाउस। ये कहां चले गए, सारे वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर के घर तक चले गए। और जब ये कॉन्ट्रैक्टर के घर तक चले गए, वहां पे इन्होंने स्मैश कर दिया इसकी प्रॉपर्टी को, मतलब कि मुक्का मार के तोड़ दिया। मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा नंबर में वहां पे जाके अटैक कर दिया, इसके घर को एकदम से तोड़ दिया एंड इसका जितना भी सामान था उस पे लूटपाट कर दी, ठीक है, इसके स्टोर को खाली कर दिया। एंड जो कॉन्ट्रैक्टर था वो हमारे पास यहां से भाग गया दूसरे पास के विलेज में। वहां पर इसने हेल्प मांगी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो यहाँ पे रहने के लिए, मगर वहां पर भी लोगों ने इसको जगह नहीं दी। और ये अगली सुबह वापस आया तो अपने साथ बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर आया एंड 11 वीवर्स को यहाँ पर दे वर शॉट डेड। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया। 11 वीवर्स को प्यारे बच्चों एकदम से यहाँ पर
क्या किया गया था, 11 वीवर्स को यहां पर एकदम से गोली मार दी गई थी। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? यस मैम। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक क्या बताया गया है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीजेंट्स एंड शॉल वर्कर्स इन जम्मू एंड कश्मीर इस टाइम पीरियड में क्या थी। तो जो वर्कर्स और पीजेंट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के इस टाइम पीरियड में, उस टाइम में ना यहाँ पे बेगार एक सिस्टम जो है वो चलाया गया था जो कि बहुत ही ज्यादा ओप्रेसिव था, जिसमें इनके हक, इनके जो राइट्स थे उनको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। और बेगार क्या है? दैट इज फोर्स्ड लेबर, मतलब इनको जबरदस्ती काम करवाया जाता था विदाउट एनी वेजेस, विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है, बिना पैसों के इनसे काम करवाया जाता था। और ये एक ऑपरेसिव सिस्टम था, इसको बेगार बोला गया। और लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा था, जमीन जिसके ऊपर काम कर रहे थे उसका इनको पैसा बहुत ज्यादा वापस करना पड़ता था, बहुत ज्यादा अमाउंट में वापस करना पड़ता था। और यहाँ पर सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। और देखो इलीगल एग्जैक्शंस, यानी कि जितना फ्रूट, घी, हनी वगैरह इनको इलीगली एक्सट्रैक्ट करवाया जाता था। एक और चीज बताइए जिसका नाम है शार्क सिस्टम। क्या नाम है? शार्क सिस्टम। ये सिस्टम था राइस डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, राइस डिस्ट्रीब्यूशन का। और यहाँ पर क्या बताया कि जो मनी लेंडर्स हैं उनकी मोनोपोली चलती थी, मतलब वो अपनी मर्जी से काम करते थे और उन्होंने कहा कि हमारे अलावा राइस डिस्ट्रीब्यूशन में तो कोई और हम आने नहीं देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, बैरन चार्ल्स ह्यूगल, एक इनका नाम जो है यहाँ पर आया है, 1840 की ये बात की गई है। और यहाँ पर इन्होंने जो है जो जितने भी लोग हैं, जितने भी ये वर्कर्स हैं इस पूरे, चाहे वो बेगार सिस्टम के हो गए, शार्क सिस्टम के हो गए, इन सभी के ऊपर इन्होंने कमेंट किया था और बोला कि बहुत ही ज्यादा मतलब पिटिएबल कंडीशन थी सबकी, यानी कि सब पे रहम आने वाली सिचुएशन थी इन सभी की, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, जो शॉल वर्कर्स है इनको शॉल बफ्स बोला जाता था, ठीक है। शॉल बफ्स जो है इनकी सिचुएशन भी बहुत खराब थी। ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे, क्यों? एक तो बहुत ज्यादा बारीक काम किया करते थे, हाथ का काम किया करते थे, और इनके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लगाया जाता था, हेवीली टैक्स्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बताया कि जो शाह बफ्स हैं ये पंजाब की तरफ माइग्रेट करना शुरू हो गए, और यहीं से जो शॉल इंडस्ट्री है उसका कश्मीर में थोड़ा थोड़ा लेवल पे डिक्लाइन जो है वो चालू हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या बताया, अब 1848 का रेवोल्यूशन था, ठीक है। सेम, अब जो लिबरल्स हैं वो कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में अपनी आवाज जो है वो उठाना चाहते हैं, आवाज उठा भी रहे हैं, और ये रेवोल्यूशन पूरे के पूरे यूरोप में जो है वो आग की तरह फैल गया। जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, हर जगह ये आग जो है फैल गई रेवोल्यूशन की। और इसको कौन लीड कर रहे थे? जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास नई क्लास अराइज हुई थी, ठीक है, उन्होंने चेंजेस चाहा। अब फ्रांस की अगर हम बात करें तो फेब 1848 में राजा को हटा दिया गया, उसने अपना थ्रोन जो है वो गिव अप कर दिया, रिपब्लिक वहां पे बना दिया गया, एंड यूनिवर्सल मेल सफरेज को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि सब वोट कर सकते हैं मगर सिर्फ मेल, है ना, वही एक्टिव सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट लाया। अब अगर जर्मनी की बात करें तो यहाँ पे फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली को सेटअप किया गया, है ना, किसको? फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली, जो कि मई 1848 में स्टैब्लिश की गई थी। और यहाँ पर बात की जाती है कि 831 रिप्रेजेंटेटिव्स मिले थे, कहां पर? चर्च में। कौन सा चर्च था? चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है, सेंट पॉल का चर्च था। वहां पे इन्होंने क्या किया? मिलकर अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और क्या बोला कि भाई पार्लियामेंट के अंदर मोनार्की ही होगी, मतलब कि ये चाहते तो थे कि एक मोनार्की रूल करे, है ना, राजा को ये उसका हक देना चाहते थे, मगर चाहते थे कि राजा के ऊपर कौन रहे? कॉन्स्टिट्यूशन रहे, यानी कि जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात की जा रही थी, ठीक है। अब जर्मनी में ये आइडिया जो है ज्यादा चला नहीं, है ना, फेलियर इन जर्मनी। क्या फेल हुआ? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि मोनार्की भी रहे, और मोनार्की का हेड इन्होंने किसको चुना? जो क्राउन था, जो ताज था, है ना, जो गद्दी थी, ये इन्होंने किसको देना चाहिए? ये क्राउन देना चाहते थे प्यारे बच्चों, ऑफर टू किंग फ्रेडरिक विलियम IV, जो आपके प्रूशिया के राजा थे। इन्होंने कहा कि आप जो है, आप हमारे पास एम्पायर के क्या बन जाओ? आप किंग बन जाओ, आपको हम राजा बनाते हैं, और आपको जो है, आपके ऊपर कौन रहेगा? आपके ऊपर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये ऑफर मिला किसको?
फ्रेडरिक विलियम फोर को जब भी ये ऑफर मिला उसने इसको आउटरेजली क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बोले गया भग यहाँ से, नहीं चाहिए हमको तुम्हारा ये ऐसा ऑफर। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि हमारे पास जितना भी आज तक हमने रूल किया, हमारे ऊपर कभी भी कोई और गवर्निंग पावर नहीं रही, तो तुम कैसे हमारे ऊपर एक लिमिट लगाना चाहते हो। तो यहां पर ही एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री ने बहुत ज्यादा इसका अपोज किया, है ना। दे लॉस्ट सपोर्ट्स ऑफ द वर्कर्स, आर्टिसंस, एंड यहाँ पे जो असेंबली इन्होंने बनाई थी, नेशनल असेंबली, इसको डिसबैंड कर दिया गया, है ना, इसको डिसबैंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो फ्रेडरिक विलियम था, इसने अपने आसपास के भाई बंधुओं को, राजा वगैरह को बुला लिया था। इसने बोला कि भाई ऐसे गलत हो रहा है हमारे साथ, हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और यहां पर जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी उसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात हम करते हैं कि आखिर विमेन्स का क्या रोल था। तो विमेन्स ने क्या किया, बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, न्यूज़पेपर्स अलग से छापना शुरू किए, मगर उनको अभी भी सफ्रेज, सफ्रेज का मतलब होता है राइट टू वोट, है ना, वोटिंग राइट, तो अभी भी इनको वोटिंग राइट्स प्यारे बच्चों नहीं दिए गए थे। और क्या दिया, ओनली अलाउड एज ऑब्जर्वर्स इन असेंबली। अगर आप इस सेंट पॉल चर्च की इमेज भी देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको आगे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मेल्स दिखेंगे, और ऊपर की अगर आप छत पे बात करोगे वहां पे आपको वुमेन्स दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वुमेन्स का रोल सिर्फ और सिर्फ देखना था, दर्शक बना के रखा था उनको। अब इसके आगे क्या होता है, आफ्टरमाथ क्या था कि जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने इस रेवोल्यूशन को सप्रेस कर दिया जो लिबरल्स ने लाया था। बट यहाँ पर इन्होंने एक चीज सीख ली थी। क्या सीखी? कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव चेंज नहीं चाहते थे ना। इनको ये चीज पता लग गई कि अगर हमने जो है मतलब ये पुराना तरीके का ऑर्डर वापस से रिस्टोर नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि लोग ये चीज चाहते नहीं थे। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हम जो है अपने अंदर चेंजेस लाएंगे। इन्होंने रिफॉर्म्स की, सर्वडम यानी कि बंधुआ मजदूरी को इन्होंने खत्म कर दिया था। ठीक है, हैब्सबर्ग डोमिनियंस में और रशिया में इन 1867 जितने भी हंगेरियंस थे इनको ऑटोनॉमी दे दी, आजादी दे दी। अब इन्होंने यहाँ पर क्या देखा कि लोग चाहते क्या, ऑब्जर्व किया, है ना, मतलब इतनी सारी चीजें होने के बाद, रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया और ये कंक्लूजन पे आए कि लोग क्या चाहते हैं, आजादी। हम क्या चाहते हैं, आजादी। तो यहां पर भी सिमिलरली क्या बोला कि आजादी तो ये लोग चाहते हैं, और किससे चाहते हैं, ओल्ड ऑर्डर से। मोनार्क के द्वारा ये रूल जो है वो नहीं पसंद करते। तो इन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि ये रेवोल्यूशनरीज चाहते हैं यूनिफिकेशन। अब जो कंजर्वेटिव्स थे, जो राजा थे, इन्होंने इस यूनिफिकेशन का जिम्मा अपने सर पे ले लिया। इन्होंने बोला कि अब सारे के सारे देशों को जो है वो जुड़ाएगा कौन, एक दूसरे से, कंजर्वेटिव जुड़ाएंगे, यानी कि राजा ने, अब ये राजा जी ने ये गद्दी जो है प्यारे बच्चों संभाल ली। अब यहां पे बात की जाएगी किसकी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। अगर हम जर्मन यूनिफिकेशन की बात करें तो 1848 के रेवोल्यूशंस में जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे, इन्होंने जर्मनी को यूनाइट करने की कोशिश करी थी पार्लियामेंट्री नेशन स्टेट के अंदर, मगर इसको सप्रेस कर दिया गया था मोनार्की के द्वारा, यानी कि कंजर्वेटिव्स ने, मिलिट्री ने इनको सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, है ना, सप्रेस कर दिया। मगर बाद में जो हमारे पास यहाँ के कौन थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, यहाँ हम बोल सकते हैं जो किंग था, है ना, किंग ने अब क्या कहा कि भाई अब तो यूनिफिकेशन मैं करूंगा, यूनिफिकेशन विल बी डन बाय द किंग ओनली, है ना। तो यहाँ पर जंकर्स की इन्होंने सपोर्ट ली, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनकी सपोर्ट लेकर राजा ने क्या किया, ही टुक प्रूशिया टेक्स लीडरशिप ऑफ द यूनिफिकेशन, और प्रूशिया के ही राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि यूनाइट तो अब मैं करके रहूंगा। तो देखो, ऑटो वॉन बिस्मार्क इनके चीफ मिनिस्टर थे, जिनका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्या नाम बताया गया है, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के। एंड अगर मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खतरनाक रोल इन्होंने ही इसमें अपना निभाया था। याद रखना, ये भी आपसे पूछा जाता है कि जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम पीरियड में किंग ऑफ प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर कौन था, तो उसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, इन्होंने पूरी की पूरी आर्मी को लीड किया। ठीक है, और यहाँ पर 3 जंग इन्होंने लड़ी थी, 3 वॉर्स वर फॉट ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years। किसके अगेंस्ट में, फैड कंट्रीज के अगेंस्ट में इन्होंने वॉर जो है लड़ी थी, FAD, फैड कंट्रीज करके आप इनको याद रख सकते हो। 3 जंग लड़ी 7 साल तक, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ। कैसे लड़ी, क्यों लड़ी, आपको पता है ना, मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से। बट आपकी बुक में इतना दिया है कि भाई इतना इन्होंने जो है यहां पर लड़ाई की थी,
और इसका टाइम पीरियड था 7 ईयर्स, ठीक है, 7 साल तक ये लड़े थे एंड फाइनली सभी की सभी जंग में प्रूशिया की जीत हुई थी, प्रूशियन आर्मी जीत गई थी एंड यूनिफिकेशन को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था। और 18 जन 1871 में जो हमारे पास किंग विलियम वन है, ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर एट वर्सेल्स, यानी कि अब जो है इसको गद्दी का क्या बना दिया गया, जो यूनाइटेड जर्मनी है उसका पूरा का पूरा इसको क्या बना दिया, एम्परर बना दिया। क्या बना दिया, एम्परर बना दिया। किसको, किंग विलियम वन को, ठीक है। अब देखो न्यू जर्मन एम्पायर यहां पे बना दिया गया था और जिसमें प्रूशिया की डोमिनेंस थी। किसकी, प्रूशिया की डोमिनेंस थी। यहां पर भी इन्होंने नई नई चीजें लाई, जैसे कि मॉडर्नाइज्ड करेंसी को चेंज किया, बैंकिंग सिस्टम अच्छा किया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम और भी ज्यादा बेहतरीन किया एंड प्रूशियन मॉडल जो है प्यारे बच्चों क्या था, इट अडॉप्टेड अक्रॉस द जर्मनी। पूरी की पूरी जर्मनी में प्रूशियन मॉडल को क्या किया गया था, बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। क्या बताया कि भाई 19th सेंचुरी की अगर आप बात करोगे, मिड 19th इटली की बात करोगे तो वो 7 डिफरेंट स्टेट्स में जो है बटा हुआ था, ठीक है। अगर आप बात करो सबसे पहले की तो वो था सर्डिनिया पिडमॉन्ट, ठीक है। और नॉर्थ में क्या था, नॉर्थ में था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। सेंटर में कौन रूल कर रहा था, सेंटर में रूल कर रहा था पोप। एंड अगर आप बात करोगे सदर्न रीजन की तो वहां पे बर्बन किंग था स्पेन का। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ ऑल 7 स्टेट्स, मतलब यहाँ पे 4 के बारे में ही बताया गया है, तो जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सर्डिनिया पिडमॉन्ट था, यही का जो राजा था वो इटालियन था। यानी कि इटली की यूनिफिकेशन में यहां पर सिर्फ एक स्टेट में जो प्रिंस था वो इटालियन था। तो मतलब कि इसको ज्यादा वो पेन फील होगा ना, मतलब जहां पर 10 लोग होंगे और 10 के 10 लोग इन्वॉल्व होंगे जम्मू एंड कश्मीर की बेटरमेंट के लिए, बट वो लोग अगर उधर को बिलोंग ही नहीं करते हैं तो वो लोग ज्यादा पेन फील नहीं कर पाएंगे ना। तो जो वहां को बिलोंग करते हैं, जो वहीं के रहने वाले वहां के लोकल्स हैं, उनको वो चीजें ज्यादा फील होंगी। तो सिमिलरली सर्डिनिया पिडमॉन्ट का जो रूलर था, प्रिंस था, उसको यूनिफिकेशन बहुत ज्यादा, मतलब उसको एकदम ऐसा था कि यार ये तो करवाना है ना, इटली को यूनाइट करना है, लोगों को जोड़ना है। अब राजा का नाम क्या था, विक्टर इमानुअल सेकंड। क्या नाम था, विक्टर इमानुअल सेकंड। राजा का चीफ मिनिस्टर यहां पर भी है जर्मन की तरह, उधर था ऑटो वॉन बिस्मार्क, इधर है केवोर। क्या नाम था इसका, केवोर नाम था। अब देखो केवोर भी बहुत ज्यादा भाई चालाक बंदा था। इसने यहां पर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। क्या किया, 1859 में इनको डिफीट कर दिया, है ना। और यहां पर इसको एक और अपने जैसे ही एक जो है बहुत अच्छे लीडर मिले थे जिनका नाम था गॉसिपी गैरिबल्डी, है ना। ये एक बहुत अच्छे कौन थे, रेवोल्यूशनरी थे। अब इनको क्या बोला गया कि आप कहां की तरफ जाओ, साउथ की तरफ जाओ। और जब इनको साउथ की तरफ भेजा तो वहां पर इनको बहुत ज्यादा पीजेंट्स का, लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट मिला और लगभग इनको यहां पर भाई जितना भी सपोर्ट मिला ना लोकल पीजेंट्स का, फार्मर्स का, उन सब ने गॉसिपी गैरिबल्डी के सपोर्ट में चल के यहां पर अटैक किधर कर दिया, बर्बन किंग ऑफ स्पेन पे अटैक कर दिया और इसको यहां से ओवरथ्रो कर दिया। ही वॉज ओवरथ्रोन फ्रॉम हेयर, ठीक है, इधर से इसको भगा दिया और सदर्न रीजन भी सर्डिनिया पिडमॉन्ट यानी कि इटली के साथ जुड़ गया, ठीक है। देखो 1861 में इसको हरा दिया था, 1861 में इसको हरा दिया था। और जब ये सारी चीजें हुई ना, सर्डिनिया पिडमॉन्ट ने जब ये सारी चीजें नॉर्थ से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को भगाया, सदर्न से स्पेन को भगाया, तो सेंटर में जो पोप था डर के मारे खुद ही भाग गया, ही फ्लेड अवे, है ना। ये यहां से डर के मारे भाग गया और पूरा का पूरा जो आपका इटली है उसको यूनिफाई यहां पे करवा दिया गया और एम्परर किसको बना दिया, विक्टर इमानुअल ऑफ द इटली, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है इसमें। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि भाई जितने भी ये लोकल पीजेंट्स थे ना, इनको पता ही नहीं था कि इटालिया क्या है ना। यहाँ पे ला टैलिया की बात की जाती है, ला टैलिया की बात की जाती है। और ला टैलिया क्या है आपको अगर मैं बताऊं, ला टैलिया हमारे पास इटालियन में इटली को बोला जाता है। मगर ये जो लोकल पीजेंट्स, इनने इतनी जंग लड़ी, इतनी अपनी जानें गवाई, किसके लिए, ला टैलिया के लिए। और ला टैलिया का मतलब भी इनको नहीं पता था। फनी पार्ट ये है कि इनको लगता था कि विक्टर इमानुअल सेकंड जो है उसकी वाइफ का नाम है ला टैलिया, और वाइफ को कैप्चर कर लिया है स्पेन ने, और हम लोग जा रहे हैं राजा की बीवी को छुड़ाने, और जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि भाई नेशनलिज्म बिल्कुल भी यहां पर नहीं था। एक ही देश के लोग होने के बाद भी इनको अपने देश का नाम नहीं पता था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। अब
अब आपका ब्रिटेन का यूनिफिकेशन की बात करते हैं। 18वीं सेंचुरी से पहले यहाँ पर ब्रिटेन में सेपरेट आइडेंटिटीज थी, यानी कि इंग्लिश कम्युनिटी अलग थी, वेलिश अलग थी, स्कॉट्स अलग थे, आयरिश अलग थे, यानी कि ये आपके वेल्स से बिलोंग करते थे, ठीक है, स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे, आयरिश आयरलैंड से बिलोंग करते थे। अगर आप 1688 की बात करोगे प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश पार्लियामेंट में आपको मैं बता दूं, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की, यानी कि ये जो इंग्लिश है ये यहाँ पर डोमिनेंस अपनी रखने में सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, ये डोमिनेंट बन गए और इन्होंने मोनार्की की पावर्स भी छीन ली, ठीक है। अब क्या होता है कि 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन लाया जाता है स्कॉटलैंड के साथ। ये क्या करता है, स्कॉटलैंड के साथ एक एक्ट करता है, एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कि एक्ट करने के बाद इसको अपने साथ मर्ज कर दिया और क्या बना दिया, ग्रेट ब्रिटेन बना दिया। अब इंग्लिश जो है वो डोमिनेट कर रहा था पार्लियामेंट को, क्या कर रहा था भाई, पार्लियामेंट को एकदम से डोमिनेट कर रहा था, कल्चर भी अपना चला रहा था, अपनी पॉलिटिक्स कर रहा था, और जितने बाकी लोग हैं ना इनको भी सप्रेस कर रहा था। स्कॉटलैंड का जो कल्चर था उसको सप्रेस किया गया, गैलिक लैंग्वेज थी इनकी उनको बैन कर दिया, हाईलैंडर्स को डिस्प्लेस कर दिया गया, ठीक है। और क्या बताया, अब नेक्स्ट आपका मतलब इसको हटा के सारी चीजें ग्रेट ब्रिटेन बना दिया, यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब देखो नेक्स्ट क्या बताया, मतलब ये था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये याद रखना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्कॉट्स तो ऐड कर दिए, फिर आयरिश पे आते हैं। अब आयरिश के साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अगर हम आइलैंड की बात करें ना तो दो मेजर कम्युनिटीज देखने को मिलती थी, एक थे आपके कैथोलिक, दूसरे थे आपके प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स जो है आपके वो मेजॉरिटी में थे और जो आपके प्रोटेस्टेंट्स थे ये आपके माइनॉरिटी में थे। मगर माइनॉरिटी में होने के बाद भी जो प्रोटेस्टेंट थे इनको सपोर्ट किया गया था इंग्लिशमैन के द्वारा। इनको सपोर्ट कौन कर रहा था, इंग्लिश सपोर्ट कर रहा था, इंग्लिश डोमिनेंट था। बताओ जब बड़े भैया ने इसके ऊपर हाथ रख दिया तो जरूर से यही जीतेगा। यहाँ पर जब इनके बीच में यहाँ पर रिवॉल्ट होना शुरू हुआ तो 1789 में एक रिवॉल्ट हुआ जिसमें वोल्फटन जो है लीड कर रहे थे कैथोलिक्स को, ठीक है। अब होता क्या है कि इनको सप्रेस कर दिया गया एंड फाइनली 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती मर्ज कर दिया इस यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। एंड यहां पर एक नया ब्रिटिश का नेशन बनाया, सभी अलग अलग आइडेंटिटीज वाले देशों को जोड़कर ब्रिटिश नेशन बनाया जिसका नाम था द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और सिंबल्स क्या थे, यूनियन जैक इनके फ्लैग था, इनका फ्लैग था, नेशनल एंथम था इनका अलग से, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने अपनी कॉमन चुनी थी, बाकी के जितने भी नेशंस थे वो इनके सबऑर्डिनेट पार्टनर्स बन गए थे, यानी कि ये प्रोमिनेंट वो सब इनके, ठीक है, उन सबको सप्रेस किया इन्होंने। अब यहां पर जो इन्होंने अपना नेशनल एंथम रखा था उसका नाम था ओ गॉड सेव आवर नोबल किंग, ठीक है। तो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन खत्म। चैप्टर के एंड पे हम आते हैं कि इस टाइम पीरियड में आखिर जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी का क्या रोल था। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर की अगर हम बात करें कब हुई थी, 16 मार्च 1846 में, तब हमारे पास फॉर्मेशन होती है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहां पर बहुत ज्यादा प्राउड से, बहुत ज्यादा अपने एफर्ट से डोगरा फोर्सेस ने, यानी कि महाराजा गुलाब सिंह एंड रणबीर सिंह ने यहां पर ये चीजों को सेटअप किया, फॉर्मेशन करी, ट्रीटी भी इन्होंने ही करवाई थी। और यहां पर पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन से, मतलब जो महाराजा गुलाब सिंह थे वो क्या चाहते थे, वो राजा थे जम्मू के। 1820 की बात करें तो यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे, महाराजा गुलाब सिंह थे। ये चाहते थे एक्सपेंशन कि आसपास की जितनी भी आपकी स्टेट्स है वहां पर मैं अपने लोगों को भेजूं, डोगरा फोर्सेस को भेजूं, उनको अपने अंदर जो है मर्ज करूं। तो ये सारा एक्सपेंशन चला 20 से लेकर 27 पे। एक प्रोमिनेंट इंसान का नाम आता है यहाँ पर, जनरल जोरावर सिंह। इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेडिशंस करी, बहुत अलग अलग जगहों तक ये रिवॉल्ट इन्होंने किया। 1834 में इन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ लद्दाख पे भी इन्होंने अपना रिवॉल्ट जो है वो किया था। 41 में इन्होंने बल्तिस्तान छीन लिया, तिब्बत भी जो है इस पे भी अपना पूरा का पूरा अटैक यहाँ पे जोर लगा दिया था। बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया हिमालय से भी दूर, ठीक है, हिमालय से भी पीछे इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को जम्मू एंड कश्मीर की एक्सटेंड कर दिया था। फिर 1860s में हमारे पास महाराजा आ जाते हैं रणबीर सिंह। यहाँ पर इन्होंने कैंपेन्स करी गिलगित में, हुंजा, नागर, चित्राल, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने कॉन्क्वेयर कर ली थी, गिलगित एजेंसी बना दी थी। अब यहाँ पे जो डोगरा आर्मी थी उसकी डिप्लोमेसी से वो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक अच्छा स्टेट का फॉर्मेशन करने में सक्सेसफुल थे, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर क्या है, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट जो है वो बनाई गई थी। और आगे जब हमने देखा, जब महाराजा हरि सिंह यहाँ पे आ गए थे,
महाराजा हरि सिंह जब आ गए थे तो जो हमारे पास एक गिलगित एजेंसी बनाई थी, आपको पता है कि एक जब पार्टीशन के बाद में 1947 का टाइम पीरियड आया था, तब जो हमारे पास कौन थे, पश्तून ट्राइब्स थी, उनको वो पाकिस्तान ने इन्फ्लुएंस करके मॉडर्न वेपन के साथ इन्फिल्ट्रेट करा दिया था जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में उनके आने के बाद यहाँ पर इन्होंने इसी गिलगित एजेंसीज और इन सभी जगहों पर अपना जो है कब्जा जमा लिया था, इलीगली कब्जा जमाया। बात यूएन तक गई, बट फिर भी उन्होंने यहाँ पर सीज फायर का क्या कर दिया था, उल्लंघन कर दिया था। ठीक है, और हमने क्या देखा कि आज भी हमारे पास जो हम गिलगित एजेंसी की बात करते हैं, गिलगित एजेंसी की बात करते हैं, और भी हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज हैं, इसमें और भी एरियाज हैं, ये सभी इलीगली किसके कंट्रोल में है, इलीगली हमारे नहीं, पाकिस्तान की कंट्रोल में है। और इसको क्या बोला जाता है, पीओजेके के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म क्या है, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एकदम चैप्टर खत्म, लास्ट स्टेप पे आ चुका है। अब आपको पता है लोगों के मन में नेशनलिज्म भर चुका है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने देश को यूनाइट कर दिया है, अपने कल्चर से, अपने लैंग्वेज से, अपने एफर्ट से और सब चीजों से मिलाकर लोगों के मन में आ गई थी अब नेशनलिज्म की फीलिंग। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा था, नेशनलिज्म क्या था, नेशनलिज्म तो था कि फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, जब आप अपने देश से प्यार करते हो तो नेशनलिज्म था। मगर अब ये इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था, इतना ज्यादा प्यारे बच्चों एक्सट्रीम हो गया था कि लोग जो है वो दूसरे देश से नफरत करना चालू कर गए थे और उस देश को क्या बताने लग गए थे कि ये तो भाई कुछ भी नहीं, हलवा है। ठीक है, एकदम हल्का देश है। तो जब एक देश अपने आप को इतना सुप्रीम समझने लग जाए कि दूसरे को वो डिसरिस्पेक्ट करे, दूसरे के लिए अपने मन में नफरत भर के रखे, तब नेशनलिज्म हट के क्या हो जाता है, जब एक्सट्रीम नेशनलिज्म हो जाए तो उसको इंपीरियलिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंपीरियलिज्म। अब यहां पर इंपीरियलिज्म की बात की गई है, द पॉलिसी ऑफ एक्सपांडिंग कंट्रीज पावर बाय द यूज ऑफ मिलिट्री एंड अदर मीन्स। अब नेशनलिज्म मतलब अपने देशों को तो यूनाइट कर लिया, मगर अब जो है इनके अंदर की भूख जाग गई थी बड़ी बड़ी पावर्स की कि हम छोटे मोटे देशों के ऊपर अपना कब्जा जमाएंगे। ठीक है, और इसी को इंपीरियलिज्म बोला कि अपनी मिलिट्री पावर को यूज करके दूसरे नेशंस को अपने अंदर क्लब करना चाहते थे। अब देखो जब 18वीं सेंचुरी की एंड की हमने बात करी तो नेशनलिज्म जो है धीरे धीरे वो कन्वर्ट होने लग गया था किसके अंदर, इंपीरियलिज्म में। ठीक है, अब इसी टाइम पीरियड में बाल्कन स्टेट्स जो थी वो भी अपनी इंडिपेंडेंस चाहती थी। ठीक है, और यहां पर भी एक रिवॉल्ट जो है शुरू हुआ। बाल्कन पहले किसके कंट्रोल में थे, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे, और ऑटोमन जैसे जैसे वीक होना शुरू हुआ तो बाल्कन स्टेट भी यहां से इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई थी। अब बाल्कन की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग स्पॉट था, इतना अच्छा ट्रेडिंग स्पॉट था। यहाँ पे जो जितने भी आसपास के देश थे वो चाहते थे कि वो बाल्कन पे अपना कंट्रोल जमाए। क्यों? क्योंकि जो भी पावर बाल्कन को अपने कंट्रोल में लाएगी वो इवेंचुअली सबसे बड़ी पावर कहलाई जाएगी, और ये पीक था इंपीरियलिज्म का। ठीक है, अब यहां पर क्या बताया गया कि जितने भी ज्यादातर पार्ट थे वो हमारे पास ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। और आज की अगर हम बात करें जितने भी नेशंस यहां पे दिखाए गए हैं, रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, ठीक है, तो ये सारे हमारे पास नेशंस उस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ बाल्कन के अंदर आते थे। आज तो ये इंडिपेंडेंट है ना। अब क्या बोला गया कि ये जो बाल्कन स्टेट्स थी एक दूसरे के साथ भी बहुत ज्यादा इनको बिल्कुल बनती नहीं थी आपस में, मतलब ये लोग एक दूसरे से जलते थे कि कहीं पे कोई डेवलपमेंट हो रही है तो मुझे भी वही करना है, कहीं पे कोई चीज हो रही है तो उसको मुझे गिराना है। तो इस जेलसी के चलते हुए जितने भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स थे ना और ज्यादा क्या हो गए भाई, इंटेंस हो गए, बहुत ही ज्यादा गर्म हो गई सिचुएशन। और जितनी भी बड़ी पावर्स थी यानी कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, वो इस कॉन्फ्लिक्ट में कूद पड़ी। और जब बड़ी बड़ी पावर्स बाल्कन में इतने बड़े जैसे स्टेट में जब इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास मिलिट्री पावर यहां पे आई और इस सीन में जब इन्होंने जंप करा तो दुनिया का सबसे बड़ा विश्व युद्ध हुआ जिसका नाम क्या था, वर्ल्ड वॉर 1। समझ में आया? यही था वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से लेकर 1918 तक चला। 4 साल तक ये पूरी दुनिया में तबाही जो है वो मचाई गई थी। और यहाँ पे जब सारी दुनिया कहाँ पे लगी हुई थी, जो बड़ी पावर्स हमारे पास किधर लगी हुई थी, ये वर्ल्ड वॉर 1 में लगी हुई थी। इसी टाइम पीरियड में जो छोटी छोटी कॉलोनीज थी, जैसे कि अगर हम बात करें ब्रिटेन की कॉलोनी कौन थी, इंडिया,
ब्रिटेन की कॉलोनी कौन थी? इंडिया। तो इसी टाइम पीरियड में जो कॉलोनीज थी इन्होंने क्या करना शुरू किया? अपने आप को ग्रो करना शुरू किया। और इसी टाइम पीरियड में जब सारी फोर्सेस वर्ल्ड वॉर 1 में बिजी थी, उसी टाइम पीरियड में कॉलोनीज ने अपने आप को और ज्यादा जो है वो ग्रो करने के लिए काम किया और यहां पर इन्होंने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स चला दिए। क्या चला दिए? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स चला दिए। ठीक है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स मतलब जहां पे ये खुद को इन देशों की कॉलोनी से हटाना चाहते थे। अब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हमारे पास जब स्प्रेड हुए तो इसका मतलब कि यही वो टाइम पीरियड था जब गांधी जी ने सत्याग्रह किए, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस किया और ये सारी चीजों के करने के बाद मतलब तभी तो बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 ने बहुत ज्यादा बूस्ट किया नेशनलिज्म को। और प्यारे बच्चों याद रखना कि इसी पॉइंट के बाद आपका चैप्टर नंबर 2 जो है शुरू होगा। चैप्टर नंबर 2 अगर मैं आपको बताऊं तो हम पिक करेंगे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के साथ। और याद रखना प्यारे बच्चों, यही एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स आपको चैप्टर नंबर 2 के हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, तो बने रहिए एकदम प्यार से। ठीक है, और चैप्टर यहां पर आपका खत्म होता है। अब चैप्टर के आखिरी में क्या बताया गया है कि भाई जितना भी इंडियन नेशनलिज्म है ना, इंडियन नेशनलिज्म हमारे पास अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अलग है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन नेशनलिज्म। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्पिरिचुअली इमेजिन करें तो जो हमारे पास क्या है पॉपुलर सिंबल्स क्या क्या थे हमारे नेशनलिज्म में, हमने सिंबल चुना भारत माता, है ना। हमने अपने देश को विजुअलाइज किया एक ऐसी फिगर के थ्रू जो इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। दैट मीन्स मैंने क्या बताया कि भाई हमारे देश को हम विजुअलाइज करें एक इंसान के रूप में, इसको एलिगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है एलिगरी। जब भी हम किसी भी एक नेशन को, किसी भी एक आइडिया को पर्सोनिफाई कर देते हैं, क्या करते हैं? पर्सोनिफाई कर देते हैं प्यारे बच्चों। और इसी नेशन को क्या बोला गया, मतलब इसी सिंबल को बोला गया भारत माता। जो हमारे पास जर्मनी के लिए जर्मेनिया थी, फ्रांस के लिए मैरीन थी और यहां पर इंडिया के लिए भारत माता थी। ठीक है, तो अपने देश को एक फीमेल फिगर की तरह इमेजिन करा और उसको बहुत ज्यादा प्यार, रिस्पेक्ट, वैल्यू हमने दी। ठीक है, अब देखो नेशनलिज्म अगर कश्मीर की बात करें तो यहां पे क्या बताया गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कश्मीरियत की बात की गई है। किसकी बात की गई है? देयर इज अ क्लीन कॉन्सेप्ट ऑफ कश्मीरियत। तो देखो कश्मीरियत क्या है? कश्मीरियत हमारे पास है यूनिटी बियॉन्ड कास्ट, कि भाई कश्मीरियत हमें बताता है कि हम किसी भी कास्ट, किसी भी रीजन, किसी भी रेस, किसी भी रिलीजन के बेस पे भाईचारा नहीं दिखाते। हम क्या दिखाते हैं कि चाहे कोई किसी भी धर्म को बिलोंग करता है, कश्मीरियत उसको प्रमोट, उसको सपोर्ट करता है और हम सभी उसमें प्यारे बच्चों क्या रखते हैं? अपना विश्वास रखते हैं। और इसको लिंक किया गया है एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल से। पता ना एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल कौन से थे? वही जो गांधी जी ने किए थे सारे रेवोल्यूशंस। फिर क्या बोला? कश्मीरियत ने प्रमोट किया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड इक्वल सिटीजनशिप, क्योंकि सब लोगों को बताया वो यूनाइटेड है और वो इक्वल है। तो प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट से हमें ये समझ में आता है कि ना सिर्फ यूरोप में बल्कि अपने जम्मू कश्मीर में, अपने कश्मीर में भी यूनिटी की एक जो है प्यारे बच्चों वेव जो है प्रमोट की गई थी जिसका नाम था कश्मीरियत। और इसी नोट पे इस चैप्टर को एंड करते हैं। मिलते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज है, वो क्या है कि भाई आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स, हमारे ऑफिशियल चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स दी जाएंगी। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। This was all for this chapter। मिलते हैं जल्दी आपके लेक्चर नंबर 2 में। अपना ध्यान रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।